इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पहले इसका नाम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, लेकिन अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हो चुका है। तो ये हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट्स में, और इसके अंदर सारे टॉपिक्स है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आखिरकार है क्या। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स in the earlier 1990s, EU and ASEAN have emerged as a forces to reckon with। यानी कि जैसे ही जो बाइपोलर स्ट्रक्चर है पूरे विश्व का वो खत्म हुआ, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 90s में, तो EU और जो एशियन है वो आए यूएसए का मुकाबला करने के लिए। सेकंड है द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि चाइना के अंदर एकदम से ही क्या है जो इकोनॉमी है वो बढ़ गई, और इससे क्या है बहुत ही प्रभाव पड़ा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है। In 1945, the European states confronted the ruin of their economics। यानी कि 1945 के अंदर जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं उनकी जो ऑलमोस्ट इकोनॉमी है वो क्या है बर्बाद हो चुकी थी। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was added by the Cold War। American extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan। यानी कि यूरोप को 1945 में कोल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जो अमेरिका है उसने क्या है फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूरोप को उसकी इकोनॉमी को दोबारा से जीवित करने के लिए, और वो था मार्शल प्लान के अंडर। यानी कि अमेरिका ने लागू किया मार्शल प्लान यूरोप के अंदर, जिससे उसकी इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगी। अब मार्शल प्लान के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OCCE, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1948 के अंदर, जिससे कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उनको क्या है हेल्प मिल सके। और जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यानी कि अलग अलग बिखर गया, तब क्या है जो यूरोप है वो क्या एक फास्ट ट्रैक पे आ गया, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव करने लगी, बढ़ने लगी, और क्या है इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक नई ऑर्गेनाइजेशन का 1992 के अंदर, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन के अंदर सारी जो है यूरोपियन कंट्रीज नहीं थी, कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज थी, और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी थी, और क्या है वो कोऑपरेट करते थे जस्टिस और होम अफेयर्स के ऊपर। और तो और उनकी एक सिंगल करेंसी भी थी जिसका नाम यूरो था। पहले जो यूरोपियन यूनियन है वो इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आती है उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन बाद में क्या है इसके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज भी क्या है आने लगे, और बाद में जो EU है वो एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगी। नेशन स्टेट क्या होता है, जिन लोगों की जो सेम हिस्ट्री, कल्चर और जो लैंग्वेज है वो एकदम सेम होती है उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। और कुछ जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि यूरोपियन यूनियन को जो सारी पावर्स है वो दे दी जाए जो कि क्या है उनकी गवर्नमेंट के पास है एक कंट्री की। और जो यूरोपियन यूनियन है उसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कुछ एक कंट्रीज जो है वो परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है एक यूरोपियन यूनियन के लिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूरोपियन यूनियन की 2 परमानेंट सीट होने के कारण क्या है उसका इन्फ्लुएंस भी USA की पॉलिसीज पर भी दिखता है। जैसे कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर भी क्या है EU ने इंटरफेयर किया था। EU के अंदर जितनी भी बातचीत होती थी वो सारी क्या थी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्ट और नेगोशिएशंस थी। वहाँ पे क्या है कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी मिलिट्री फोर्सेस की। डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के जो रिलेशन बनाने की प्रोसेस होती है उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, और नेगोशिएशन का मतलब होता है कि बातचीत। यूरोपियन यूनियन के पास इतनी बड़ी मिलिट्री है जो कि USA के बाद दूसरे नंबर पर आती है पूरे विश्व में। यूरोपियन यूनियन एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से वो क्या है किसी भी मेंबर स्टेट की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरिया में क्या है इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ मेंबर स्टेट ऐसे हैं जिनकी खुद की फॉरेन रिलेशन है और डिफेंस पॉलिसी है, इस वजह से उसमें क्या है थोड़ी सी जो है डिफरेंसेस आ जाती हैं।
ईयू का जो इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा है, यानी कि सब लोग मिलकर रहेंगे, वो एजेंडा है, उसको लेकर कुछ जो पार्ट्स हैं उनके बारे में शक भी है उन्हें कि वो बोलते तो है कि साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन असल में वो साथ मिलकर नहीं रहते। और इसका एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थाचर, वो क्या है, यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखते हैं। वैसे वो पार्ट तो है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उसको क्या है, यूरोपियन मार्केट से दूर रखते हैं। जो डेनमार्क और स्वीडन है, उन्होंने maastricht ट्रीटी का विरोध किया है। maastricht ट्रीटी के अंदर क्या था कि जो सभी यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स हैं, उनकी जो करेंसी है वो एक होगी, जो कि यूरो है। और उन्होंने क्या है, इसका विरोध किया है कि maastricht ट्रीटी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे और अडॉप्ट नहीं करेंगे यूरो को। इसीलिए इसने क्या है, लिमिट्स लगा दी है ईयू का जो फॉरेन रिलेशन और डिफेंस है उसके अंदर। एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब जो यूरोपियन यूनियन है उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं एशियन को। तो जो एशियन है वो स्थापित हुआ, एस्टैब्लिश हुआ 1967 के अंदर, जिसके अंदर 5 कंट्रीज थी। आप इन 5 कंट्रीज को एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है IPSTM, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, S से सिंगापुर, T से थाईलैंड और M से मलेशिया। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है, उन्होंने एक साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि एक बैंकॉक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम जो 5 कंट्रीज़ है वो एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमने ये तो जान लिया कि एशियन है वो कैसे बना। अब जो एशियन का ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है वो एशियन का क्या है, अब हम वो जानेंगे। तो एशियन का जो पहला मकसद है वो ये है कि जो एशियन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनकी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और क्या है, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी उनके अंदर हो। पहले ऑब्जेक्टिव में तो हमने जान लिया कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट वगैरह चाहती थी। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था, उसके अंदर ये था कि वो क्या है, रीजनल उनकी डिस्प्यूट्स ना हो, यानी कि बाउंड्री को लेकर उनकी कोई भी झगड़ा ना हो। और जैसा कि यूनाइटेड चार्टर के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को वो लोग क्या है, फॉलो करें। यानी कि मान लो इंडिया और जो चाइना है, उनके अंदर बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ऐसा वो नहीं चाहते कि किसी और कंट्री के साथ हो जो एशियन के अंदर आती है। इसीलिए वो क्या है, सब कुछ बैठ के अपना बातचीत करके क्या है, सॉर्ट आउट कर सके, कोई भी मिलिट्री वॉर उनके अंदर ना हो। दूसरा उनका ये ऑब्जेक्टिव था। अब जो एशियन की जितनी भी कंट्रीज़ थी ना, पहले तो एशियन की क्या थी, 5 कंट्रीज़ थी, उनके बाद में क्या है 5 कंट्री और ज्वाइन कर ली थी एशियन को। टोटल क्या है उसके अंदर 10 कंट्रीज़ हो गई थी। अब जो एशियन की जितनी भी कंट्रीज़ है वो सेलिब्रेट करती थी एक डे को, जिसका नाम उन्होंने रखा एशियन वे। और इस दिन जितनी भी जो एशियन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं वो आते हैं और एक क्या है, मीटिंग करते हैं। उसके अंदर कोई भी क्या है, फॉर्मल मीटिंग नहीं होती, यानी कि कोई भी वो क्या है, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते। वो क्या है, इनफॉर्मली सबसे हेलो हाय करते हैं और क्या है, कोऑपरेशन दिखाते हैं, यानी कि हमें इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, उस मुद्दे पे क्या करना चाहिए। तो वो इस तरह से क्या है, बैठ के वहाँ पे बातचीत करते हैं एशियन वे के दिन। एशियन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो नेशनल सोवरेनिटी है वो बनी रहे, यानी कि उनके ऊपर और कोई रूल ना करे, वो ही खुद क्या है, अपनी कंट्री को रूल करें। तो ये भी क्या है, एक एशियन का ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या है, अपनी नेशनल सोवरेनिटी को बरकरार रखे। और जो एशियन है उसने ना केवल इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाया, लेकिन जो और उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उन पर भी उन्होंने ध्यान दिया। अब 2003 के अंदर जो एशियन कम्युनिटी है उसने अपने 3 पिलर को इस्टेब्लिश किया। पहला पिलर का नाम था एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा था एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा था एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर था कि वो टेरिटरी को लेके कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी आर्मी नहीं लाएंगे। जब उनकी टेरिटरी और रीजन के ऊपर कोई भी बेस झगड़ा होगा तो वो बातचीत करके उसको सॉल्व करेंगे। और जो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसके अंदर था कि उन सभी की क्या है, कॉमन मार्केट हो और वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करे ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब एशियन ने 1994 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है ARF, यानी कि एशियन रीजनल फर्म। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था कि ये लोग क्या है, कोऑर्डिनेट करेंगे सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अंदर। जो इकोनॉमी है एशियन की वो बहुत ही जल्दी बढ़ रही थी US से, EU और जापान से। और जो ऑब्जेक्टिव है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनकी कॉमन मार्केट हो और जो प्रोडक्शन हो वो क्या है, एशियन स्टेट्स के अंदर ही हो।
अब हम लोग देखते हैं विजन 2020। तो विजन 2020 के अंदर है कि जो एशियन है वो 2020 तक क्या है अपने सारे भी झगड़े हैं वो ख़त्म कर लेगा, जितने भी इंटरनेशनली उनके झगड़े चल रहे हैं। और क्या है आगे जितने भी कोई झगड़े होंगे किसी रीज़न को लेकर तो सिर्फ क्या है वो बातचीत से ही सॉर्ट आउट करेगा, ना कि मिलिट्री वॉर करेगा। और एशियन की यही पॉलिसी है कि वो जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो मिलिट्री वॉर ना करे, बस उनको क्या है बातचीत से ही सॉर्ट आउट करें। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चाइना कितना अमीर देश है, यानी कि चाइना के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। चाइना ने कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाए, कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसके बाद से उसके अंदर क्या है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जो चाइना की इकॉनमी है वो बढ़ना शुरू हुई 1978 के बाद से, और उसके बाद में जो चाइना है वो क्या है ग्रेट पावर बनना शुरू होने लगी। जैसे ही चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हुई वैसे ही जो ईस्ट एशिया है उसकी भी क्या है इकॉनमी राइज होना शुरू हुई, क्योंकि जो चाइना है वो ईस्ट एशिया के अंदर आता है। चाइना के अंदर एक पार्टी आई जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 1949 के अंदर आई थी और उसका लीडर था माओ। तो माओ की लीडरशिप के अंदर उन्होंने क्या है चाइना ने एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फॉलो किया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो क्या है सोवियत मॉडल के ऊपर बेस था, उनकी इकॉनमी जो थी वो सोवियत मॉडल के ऊपर बेस थी, यानी कि सारा कुछ क्या है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होगी। और ये जो सारा कुछ था वो 1949 के अंदर हुआ था, और जब लीडर जो थे वो थे माओ। जो सोवियत मॉडल आया चाइना के अंदर उसके अंदर क्या था कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो सारे अपने क्या है रिसोर्सेज है जो चाइना के अंदर वो सारे के सारे क्या है यूज़ करेंगे, जो कि उन्होंने पहले कभी यूज़ नहीं किए थे। और उन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जो चाइना है उसकी इकॉनमी है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन उस इकॉनमी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे ही इकॉनमी बढ़ती जा रही थी वैसे ही जो चाइना की पॉपुलेशन है वो भी 2-3% हर साल बढ़ रही थी, तो इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं हुआ। जो चाइना था उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी, वो किसी भी बाहर के देश को क्या है अपने देश के अंदर एमएनसी सेटअप नहीं करने देगा, यानी कि उनके जो देश में आके ट्रेड नहीं करने देगा। लेकिन ये जो सारा सिस्टम था उन्होंने 1972 के अंदर ख़त्म कर दिया था। लेकिन उन्होंने 1972 के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को क्या है परमिशन दी थी कि वो क्या है उनकी कंट्री में आके एमएनसी सेटअप कर सकते हैं, ताकि उनकी भी क्या है ग्रोथ होने लगे। तो 1972 के अंदर जो चाइना ने है पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है वो क्या है ख़त्म कर दिया था। अब चाइना के अंदर जो डेंग शियापिंग है उन्होंने अनाउंस कर दिया ओपन डोर पॉलिसी, ताकि क्या है उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सके। ओपन डोर पॉलिसी के अंदर था कि कोई भी जो कंट्री है वो क्या है चाइना के अंदर आके ट्रेड कर सकती है, एमएनसी सेटअप कर सकती है। लेकिन चाइना ने क्या है शॉक थेरेपी की तरह अपनी जो इकॉनमी है उसको ओपन नहीं किया। जैसे कि शॉक थेरेपी में क्या था कि उसके अंदर जो रशिया है उसने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज एक साथ ही सोल्ड कर दी थी, सारे इंडस्ट्री क्या एक साथ ही बेच दी थी। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया और उसने क्या स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ किया। जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी, उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली और जो उनकी इकॉनमी है वो वहाँ से क्या है राइज होना शुरू हो गई। अब जो चाइना की इकॉनमी है वो तो क्या है एकदम से बढ़ गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाइना की इकॉनमी बढ़ी तो उससे क्या है सभी को फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ लोगों को ही क्या उससे फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो चाइना है वो रीजनली और ग्लोबली इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, यानी कि वो वर्ल्ड के अंदर अब क्या है यूएसए की तरह इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 2040 तक जो चाइना की इकॉनमी है वो यूएसए की इकॉनमी को बीट कर सकती है। जो चाइना की इकॉनमी बड़ी है और जो उसकी इंटरडिपेंडेंसी है उसने इन्फ्लुएंस डाला है चाइना के ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक इंडिया चाइना रिलेशन। यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज के जो आने से पहले ही इंडिया और चाइना थे वो बहुत ही बड़े पावर थी एशिया के। पहले जो इंडिया और चाइना का लिंक होता था वो सिर्फ क्या है ट्रेड से होता था, वहाँ पे क्या ना कोई पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन होती थी इन दोनों के बीच में। और उसका क्या रिजल्ट निकला कि उन दोनों के बीच में ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप नहीं हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि सिर्फ उनके बीच में पहले क्या है ट्रेड ही होती थी। और वो स्लोगन था ना हिंदी चीनी भाई भाई, वो भी बाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में जो दोनों स्टेट्स है, जो दोनों कंट्रीज़ है इंडिया और चाइना, उनके बीच में क्या है डिफरेंसेस आना शुरू हो गई,
क्योंकि जो चाइना है उसने टेक ओवर कर लिया था तिब्बत के ऊपर 1950 में, और जो इंडिया और चाइना है उसके बीच में एक बॉर्डर को लेके क्या है कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, और उनके बाद में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था साइनो इंडियन बॉर्डर। अब एक झगड़ा तो देख लिया भाई हमने 1950 के अंदर हुआ था इंडिया और चाइना का। दूसरा जो है वो हुआ था 1962 के अंदर, जो क्या है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चला था, क्योंकि जो चाइना ने है उसने अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके ऊपर और जो एक्साई चीन है वहाँ पे क्या है हमला कर दिया था, और ये प्रिटेंड किया था कि वो एरिया क्या है चाइना का है, इसीलिए वहाँ पे क्या है मिलिट्री वॉर भी होना स्टार्ट हुआ था। अब इस लड़ाई के बाद में तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा डाउन हो गए। अब 1970s के अंदर जो चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या है बदल गई थी, और जो चाइना की नई पॉलिसी आई थी वो क्या है बहुत ही कम आइडियोलॉजिकल थी, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा क्या है विचारधारा और कह सकते हैं हम चालाकी भरी बातें नहीं थी। जो चाइना है वो अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा था इंडिया के साथ, और जैसे कोल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद में कुछ डिफरेंसेस भी दिखे इंडिया और चाइना के रिलेशन के अंदर, यानी कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कुछ हद तक ठीक होने लगा था कोल्ड वॉर के बाद में। अब जो इंडिया और चाइना का रिलेशन था वो स्ट्रेटेजिक और क्या है इकोनॉमिक डायमेंशन का था, यानी कि वो लोग क्या है बाहर से तो दिखावा करते थे कि भी हमारे बीच में कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड का रिलेशन, यानी कि हमारी जो चाइना के साथ है वो ट्रेड तो होती रहती है। अब 1988 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी वो क्या है चाइना के अंदर गए, और ताकि उनके रिलेशन है चाइना के साथ वो थोड़े अच्छे हो सकें। चाइना ने इंडिया से पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, लेकिन इंडिया ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, तो इंडिया ने भी अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था, और उनका सक्सेसफुल रहा था 1998 के अंदर। कुछ समय बाद चाइना को जब पता चला तो उनको ये लगा कि जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट है वो क्या है चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए उनके बीच में अब ज़्यादा क्या है इंटरेक्शन नहीं होता, बस ट्रेड वगैरह का ही ज़्यादा लिंक है। तो ये था इंडिया और चाइना का रिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। जो जापान है उसके पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अपने सारे रिसोर्सेज क्या है दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगवाता है, लेकिन फिर भी क्या है जो जापान के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने के बाद भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद में उसने अपनी जो इकोनॉमी है उसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, यानी कि जापान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम आर्टिकल 9 को देखें तो जो जापानीज़ लोग हैं उन्होंने क्या है कह रखा है कि वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के साथ में, क्योंकि उनको अपनी सोवरेनिटी प्यारी है, यानी कि वो खुद की कंट्री को रूल करना चाहते हैं, और वो किसी भी देश के साथ क्या है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई भी मिलिट्री डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है तो उसके बाद में क्या है यूएसए ने कहा कि मैं जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता हूँ। और आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है, बल्कि जापान की जो सुरक्षा है वो यूएसए की मिलिट्री करती है। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है साउथ कोरिया, और हाँ ये साउथ कोरिया है ना कि नॉर्थ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है वो है किम जोंग वाला। तो जो साउथ कोरिया है वो एशिया की एक पावर बनी 1960s से लेके 1980s के बीच में। जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिक पावर बन गया 1960s से लेके 1980s के बीच में। साउथ कोरिया की डेवलपमेंट मानी जाती है कि हन रिवर के कारण हुई है, क्योंकि जो हन रिवर है वो साउथ कोरिया का एक पार्ट है, और जो साउथ कोरिया है उसने ज्वाइन कर लिया था OECD को 1996 के अंदर। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं OECD के मेंबर स्टेट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जो इकोनॉमी है 2017 के अंदर साउथ कोरिया की वो 11th नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में, और जो उनका मिलिट्री के ऊपर वो लोग खर्चा करते हैं 10th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया का कौन सा नंबर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना।